अस्सलाम वालेकुम। 1902 में जब ये बात साबित हो गई कि जीन क्रोमोसोम पे हैं बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकली भी ये प्रूफ आ गया बाय मॉर्गन इन 1910 कि यस जो जीन है दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि क्रोमोसोम्स तो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक डीएनए एक प्रोटीन्स। क्या डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है? टेक्निकली ये दो स्कूल ऑफ थॉट अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि जो प्रोटीन है वो हेरिडिटी मटेरियल है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है। टेक्निकली प्रोटीन को हेरिडिटी मटेरियल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, जबकि डीएनए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ था। तो इस कश्मकश में जो है वो साइंस लगी हुई थी 1910 के बाद। तो एक एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को एक नया वे मिला जिसके ज़रिए उनको बेहतर सोचने का मौका मिला कि कौन सी चीज़ जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। वो एक्सपेरिमेंट था 1927 और 8 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चीज़ पे बेस करेगा कि ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट से जो मॉडर्न जेनेटिक है उसको ये सोच दी कि वाकई ही डीएनए हेरिडिटी मटेरियल हो सकता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि एक्चुअली उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 1928 में इसने ये काम किया था। तो ही वाज ऑब्जर्विंग अनएक्सपेक्टेड, जो है उसने ऑब्जर्वेशन की। ही डिड अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन while observing while experiment on mice। किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, वाइल एक्सपेरिमेंट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का कौन सा नाम था? दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ये उस बैक्टीरिया का नाम था जिस पे वो काम कर रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पे। इसकी वो एक्चुअली इसका इफेक्ट कि ह्यूमन पे इसका क्या इफेक्ट है और वैक्सीनेशन एंटीबायोटिक का क्या इफेक्ट है, बेसिकली इसका ये काम था। लेकिन ऑब्जर्वेशन इसकी कुछ और निकल गई जो कि उसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो उसने इसकी 2 टाइप्स इसकी वो ऑब्जर्व कर रहा था। ही वाज ऑब्जर्विंग कितनी टाइप्स? ही वाज ऑब्जर्विंग 2 स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन पे ये काम कर रहा था। 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की 2 टाइप्स वो काम कर रहा था। कौन कौन सी वो टाइप थी? एक थी नॉर्मल टाइप, ओके, और दूसरी टाइप थी म्यूटेंट टाइप। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल टाइप और म्यूटेंट टाइप का डिफरेंस क्या होता है। जो नॉर्मल टाइप है, नॉर्मल टाइप, इसके कुछ जो पॉइंट्स जो मेन है, इसको विरुलेंट टाइप कहा गया, इसको पैथोजेनिक फॉर्म कहा गया या पैथोजेनिक स्ट्रेन कहा गया, क्योंकि इसने डिजीज कॉज की थी। विरुलेंट टाइप को या फिर पैथोजेनिक स्ट्रेन। पैथोजेनिक जो चीज डिजीज कॉज करती है, विरुलेंट भी जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखती है। पैथोजेनिक स्ट्रेन एंड एज वेल एज एस टाइप, और इसको क्या नाम दिया गया? एस टाइप। एस टाइप क्यों कहा गया? ड्यू टू स्मूथ कॉलोनीज फॉर्मेशन। कौन सी कॉलोनीज बनाते थे? जब पैट्री डिश पे इसको ग्रो करते थे तो बड़ी स्मूथ कॉलोनीज ये बना रहे थे, ठीक है। इस वजह से इसको एस टाइप भी कहा गया। विरुलेंट क्योंकि ये डिजीज कॉज करती थी। जब वो माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। दूसरी टाइप जो इसने ऑब्जर्व की थी, दैट वाज म्यूटेंट टाइप। म्यूटेंट टाइप, और एक नाम इसका और लिख लें, कोटेड। इसके ऊपर कोट भी था,
ठीक है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का कोट होता है, कोटेड ये टाइप थी। ये वाली कौन सी टाइप थी, उसी को रिवर्स कर दें, नॉन विरुलेंट टाइप। दिस वाज नॉन विरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, और ये कौन सी, आर टाइप है। आर टाइप, क्यों आर टाइप कहा गया, ड्यू टू आर रफ से, रफ कॉलोनीज फॉर्मेशन, रफ कॉलोनीज फॉर्मेशन। जब उसने मीडिया पे ग्रो करवाया तो इन्होंने रफ कॉलोनीज बनाई, इस वजह से। ओके, उसके बाद रफ कॉलोनीज बनाई और ये कोटलेस थे, यानी कि इनके ऊपर कोट नहीं था, देवर कोटलेस, कोट नहीं था इनके ऊपर। सो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें इन दोनों फॉर्म को, तो इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास जो आती है वो किस किस्म की होगी जी, वेरी सिंपल। अगर हम इनकी शेप को बनाएं, दिस इज फर्स्ट टाइप, ऐसे, क्योंकि हमने जस्ट रेफरेंस के तौर पे इसे कोट करना है। ये बैक्टीरिया, और ये कौन सा है हमारे पास, उसकी दूसरी कैटेगरी का, ये और ये, ठीक है। इसके ऊपर दे आर कोटेड, यानी कि इसके ऊपर प्रोटीन का ये कोट था जो ये मौजूद है, और जो दूसरी टाइप है उसके अंदर ये कोटेड नहीं था। दिस इज विदाउट कोट, कोई कोट नहीं है इसके ऊपर, किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं है इसके ऊपर। इस बैक्टीरिया के ऊपर कोट मौजूद था, तो इसने जब कॉलोनीज को ग्रो करवाया तो कोट की वजह से ये स्मूथ अपीयरेंस दी, तो इसको कौन सी टाइप कहा गया, एस टाइप। नॉर्मल टाइप को एस टाइप भी कहते हैं। इनके अंदर ऐसे एंजाइम नहीं थे जो कोट को जनरेट कर सके, इस वजह से इनकी जो बॉडी है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रक्चर विदाउट कोट, कोई कोट इसके अंदर मौजूद नहीं था। सो इस वजह से इसको नॉन कोटेड या आर टाइप, क्योंकि इन्होंने रफ कॉलोनीज बनाई थी, ये दोनों टाइप से वो काम कर रहा था। सो एक्सपेरिमेंट में जब उसने काम किया तो इसको फिर ये नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक कहा था। जब इनका डिफरेंस आए तो आपने ये 2 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आपने मेंशन कर देना है। अब हम देखते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किए हैं जो कि हमारा मेन कंटेंट है। ये 2 टाइप्स को आपने याद रखना है। अब हम टाइप्स को देखते हैं कि बेसिकली टाइप्स जो एक्सपेरिमेंट्स की हैं वो किस किस्म की थी और कैसे किए थे। तो उसमें नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि कौन सी टाइप को यूटिलाइज किया, एस टाइप को। अब जो मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेट्स सपोज उसने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, आर टाइप बैक्टीरिया यानी कि म्यूटेंट को। आर टाइप बैक्टीरिया क्या किया उसने, इंजेक्ट, किसमें, बैक्टीरिया में, उस माइस में इंजेक्ट। तो उसकी वजह से जो माइस थे, आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, तो जो माइस थे, माइस क्योंकि उसके अंदर कोट नहीं था, इस वजह से माइस इसमें क्या रहे, अलाइव। ओके, दिस इज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि ये आर टाइप से माइस जिंदा रहते हैं, इसलिए नॉन पैथोजेनिक, नॉन विरुलेंट, और उनके ब्लड में डेफिनेटली कुछ भी नहीं था, किसी किस्म के बैक्टीरिया नहीं थे। उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इन अ वेरी सिमिलर वे ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसने एस टाइप बैक्टीरिया यूज किए, एस टाइप बैक्टीरिया यूज किए, यानी कि जो विरुलेंट फॉर्म थी, इसी वजह से उसे विरुलेंट कहा गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसने इंजेक्ट किया तो जो माइस थे डेट फाउंड डेड, वो मर गए। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो मर गए, और उनके जो ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी ब्लड के अंदर जो डिजीज देखी गई उसमें ब्लड पॉइजनिंग थी, ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है, जरासीम थे उसमें, किसके, एस टाइप के मौजूद थे। ठीक हो गया, ब्लड पॉइजनिंग से वो माइस मर गए। इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन सेंस, कि इसमें कोट नहीं था, इसमें कोट है। कोट को कहा गया कि वो डिजीज कॉज कर रहा है और उस वजह से माइस मर रहे हैं। सो कोट किस चीज से मिलकर बना हुआ था, प्रोटीन। यहां भी प्रोटीन को सपोर्ट मिली कि वो हेरिडिटी मटेरियल हो सकती है,
लेकिन किसी को डीएनए के फंक्शन का इस दौर में नहीं पता था 1927 और 28 के टाइम पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया इन 1927 में ही और 28 वाला जो इरा है इसमें उसने क्या किया कि जिससे माइस मरे थे उसको डेड कर लिया। उसने क्या किया, यहां पे भी लाइव यूज किए थे, यहां पे क्या यूज कर रहा है, डेड विरुलेंट एस टाइप को, विरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया को यूज किया। देखें आप, डेड का मतलब ये नहीं कि उसे बिल्कुल ही मार दिया, इसका मतलब है डीएनए फिर भी जिंदा ही रहता है, सिर्फ उसके कोड को डेड कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उसने इसको इंजेक्ट किया, किसके अंदर, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो डेड टाइप होने की वजह से माइस, इसके बावजूद जब वो डेड है एस टाइप उसने इंजेक्ट किया तो माइस स्टिल लिव अलाइव, कुछ नहीं हुआ उसको वो फिर यहां पर क्या रहे, अलाइव रहे। नो ब्लड पॉइजनिंग, सिर्फ इसमें ब्लड पॉइजनिंग हुई है और किसी के अंदर ब्लड पॉइजनिंग नहीं हुई, ना इसके अंदर ना इसके अंदर। नो ब्लड पॉइजनिंग इसमें भी नहीं है और इसमें भी क्या हुआ है, नो ब्लड पॉइजनिंग, यहां पर भी ब्लड पॉइजनिंग नहीं थी। सो यहां से हमें क्लियर कट लग रहा है कि प्रोटीन ही वो काम कर रही है जिसकी वजह से माइस में ब्लड पॉइजनिंग हो रही है, तो वो मर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया, जब 4 किया, क्या किया, जो दो फार्म जिससे माइस जिंदा रह रहे थे, ये और ये लाइव आर टाइप है, कौन सी जेनेटिक टाइप है, लाइव आर है, प्लस दूसरा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डेड एस। लाइव आर और डेड एस को मिक्स कर लिया जिससे माइस जिंदा रह रहे थे और उसको इंजेक्ट किया माइस में। जैसे ही उसने इंजेक्ट किया तो पहले तो माइस लाइव रहे, जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद अचानक से माइस क्या होने लग गए, अगेन गोइंग टू बी डेड, फिर मरने लग गए। और उसमें जो हैरानकुन बात यह थी कि ब्लड पॉइजनिंग भी हुई, उनको भी ब्लड सैंपल जब लिए गए पॉइजनिंग के बाद, जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए तो उनके ब्लड के अंदर जो हैरानकुन अनएक्सपेक्टेड बात थी कि डाले लाइव आर थे, लेकिन जो फॉर्म हमें डेड एस की मिल रही थी वो किस फॉर्म में हमें मिली, लाइव एस में। और उसी वजह से, क्योंकि लाइव की वजह से तो मार रहे थे, इनके ब्लड में भी लाइव डाले जिंदा मुर्दा थे, डेड फॉर्म में डाले थे, निकल जिंदा रहे थे, लेकिन जिंदा हमने कौन से डाले थे, आर टाइप को। सो इन दिस वे वो यहां पर कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया, बट उसने ये चीज जरूर कही कि एक्चुअली दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसने कौन सी टर्म्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? अगर एक सेल से, एक सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे सेल में जाता है, एक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो डोनर सेल है, ये कौन सा सेल है, डोनर, और ये कौन सा सेल है, रेसिपिएंट। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जाता है तो जो रेसिपिएंट सेल है उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप विल बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा। इस फिनोमिना को जब एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जाता है और उसकी वजह से उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाए, उस फिनोमिना को हम बोलते होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन की और फिर उसको ये नई टर्म इजाद की, लेकिन उसको आगे नहीं पता था कि लाइव एस और आर क्यों बन रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं एक्चुअली इसकी रीजन क्या थी। उसकी रीजन ये है कि जो एस टाइप है उसमें कोट मौजूद होता है और उस कोट की मौजूदगी की वजह से एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में बन रही हैं उसका इफेक्ट उस बैक्टीरिया पे नहीं होता। लेट्स सपोज, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर कोट मौजूद है, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर कोट मौजूद है, तो उस कोट के ऊपर आगे जब एंटीबॉडीज हमारी अटैक करती हैं तो बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता। और बैक्टीरिया क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन बनाता रहता है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो उस पर इफेक्ट ही नहीं कर रही, हमारी बॉडीज की इम्यूनिटी तो काम ही नहीं कर रही, उस वजह से बैक्टीरिया जिंदा बच जाता है और पॉइजन काज कर देता है, मर जाते हैं। सो कोट का सिर्फ ये फायदा था। लेकिन जो जिनमें कोट नहीं था,
डेफिनेटली जिनमें कोट नहीं था उसमें क्या हो रहा था, और जब वो पॉइजन कर रहा था माइस मर गए। जिनमें कोट नहीं था एंटीबॉडीज डेफिनेटली अटैक कर रही थी, बैक्टीरिया को मार रही थी, तो बैक्टीरिया मर जाता है और माइस जिंदा रहते थे, और इस वजह से उनमें ब्लड पॉइजनिंग भी नहीं थी। सो कोट क्या करता है, पैथोजेनिसिटी बढ़ाता है, बैक्टीरिया की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी बढ़ाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अब यहां पर लाइव एस से लाइव आर फॉर्म कैसे बन, लाइव आर से लाइव एस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? वेरी सिंपल, हमने आर टाइप को लाइव यूज किया है, डेड एस टाइप का जीन्स जो जेनेटिक मेकअप है वो भी उसके अंदर ही है, वो जीन्स उसके सिर्फ ये फॉर्म है, उसकी मशीनरी रुकी है काम करने से, सिर्फ इतना मैंने उसको डेड किया हुआ है, बिल्कुल नहीं कि वो उसका डीएनए भी खत्म हो गया, डीएनए तो फिर भी लाइव रहता है, इसका डीएनए वो आर में चला गया था। तो जब डेड एस का, इसकी रीजन क्या आप एक्सप्लेनेशन में नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि जब डेड एस का डीएनए, इसका जो डीएनए है वो तो लाइव होता है, वो जब जाता है लाइव आर के अंदर ट्रांस, इसका जीन्स इसमें चले गए, तो जो इंफॉर्मेशन थी, ये म्यूटेंट था ना, इसमें कोई वो जीन नहीं था जो कोड बनाना, लेकिन इसके डीएनए में इंफॉर्मेशन है कोड बनाने की। जब इसका डीएनए इसमें गया तो जो ये हमारी आर फॉर्म ही किस में चेंज हुई थी, एस फॉर्म में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन टेक्निकली एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। सो ये थे जी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, जिनसे हमें क्लियर कट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट का वे आ गया कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए नेक्स्ट 3 साइंटिस्ट आए, उनको हम देखते हैं, ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉड एंड मकार्टे। वो क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉड और मैकार्टे, ये इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बिल्कुल इन्हीं जेनेटिक मटेरियल को यूज करते हुए थे। एक्सपेरिमेंट्स कब थे? अब बात पहुंच गई 1944 पे, वो 1927 और 8 में या 1944 में इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताया। दे यूज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये कैसे हो रही थी? इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट में अपना यही जेनेटिक मेकअप यूज किया जो इससे यूज कर रहा था। कौन सा? लास्ट वाला, के यूज्ड मटेरियल क्या यूज किया? लाइव आर का मिक्सचर प्लस डेड एस टाइप, ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे यूज किया। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है, ये यूज किया। कैसे यूज किया? इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, डेफिनेटली 3, 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, तीनों में यही मिक्सचर यूज किया। ये वाला पहली में भी यही डाला, दूसरी ट्यूब में भी यही डाला और तीसरी ट्यूब में भी यही डाला। कीप इन माइंड वही लाइव आ रहा है, डेड एस है। जब उन्होंने यहां इन पे मटेरियल डाला, इसमें और इसमें और इसमें, तो उन्होंने बाहर से फर्स्ट जो ट्यूब थी इसके अंदर एंजाइम डाला, प्रोटीनेज। ओके, प्रोटीनेज जिसने किसको डाइजेस्ट कर दिया, जितनी भी इस पूरे बैक्टीरिया दोनों के अंदर प्रोटीन थी उसको डाइजेस्ट कर दिया। जब प्रोटीनेज ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया तो प्रोटीन खत्म होगी इस मिक्सचर में से। फिर जब वो डाल रहे थे माइस में तो डेफिनेटली फिर क्या हो रही थी, प्रोटीनेज प्रोटीन खत्म भी कर दी 99.9। उसके बावजूद क्या हो रहे थे, जो ब्लड पॉइजनिंग हो रही थी और हमें क्या मिल रहा था, लाइव एस फिर भी मिल रहे थे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रही थी, ये प्रोसेस नहीं रुक रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया आरएनएस। ठीक है, आरएनए को, वो भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ना आरएनए, तो इससे सारा आरएनए डाइजेस्ट करके देखा तो स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकी और उनको अभी भी कौन सी फॉर्म लाइव मिल रही थी। डालते एस थे, आर वाली डालते थे, निकल आर, एस वाली लाइव रही थी। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने यूटिलाइज्ड किया डीएनए को,
जब उन्होंने डीएस एनएस को डाला तो देयर वाज नो लाइव एस फॉर्म, उनको यहाँ पर भी लाइव एस फॉर्म नहीं मिली, डीएनए को जब डाइजेस्ट कर लिया। सो जब डीएनए को डाइजेस्ट किया तो उन्हें किसी किस्म की लाइव एस फॉर्म नहीं मिली, इट्स मीन ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। सो किस एंजाइम को डाला? डीएनए को, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, कोई एस फॉर्म नहीं मिली, तो इनसे उनको पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो जेनेटिक मटेरियल जो केमिकल करवा रहा है एक्चुअली दैट इज डीएनए, नॉट प्रोटीन और नॉट आरएनए। सो यहां से हमें क्लू मिलता है कि डीएनए शुड हेरिडिटरी मटेरियल नॉट बी प्रोटीन्स। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्रेसेस के चांसेस हैं आगे हो और उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकलो, यहाँ से भी हमें चांसेस थे कि इसको मजीद क्लेरिफाई किया जाए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सही साबित हुआ। सो यहाँ तक था जी ऑसवाल्ड एवरी का एक्सपेरिमेंट। और वेरी लास्ट इसी चीज़ को जो 100% ऑथेंटिक माना जाता है एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में, वो हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट हम करते हैं हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट।